तो चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। तो आज हम सामाजिक संस्थाओं को समझना इस विषय पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, अब महिला प्रधान घर परिवार क्या है, महिला प्रधान घर प्रधान, इस विषय पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो महिला प्रधान घर परिवार, जब पुरुष शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो क्या है, महिला प्रधान घर परिवार। जब पुरुष क्या हो जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो घर पर महिला क्या हो जाती है, प्रमुख हो जाती है। और खेती-बाड़ी का काम भी, खेती-बाड़ी का काम भी कौन करती है, महिला करती है। यहां तक कि हल चलाने का काम भी कौन करती है, महिला करती है। कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती है। ऐसे परिवारों को क्या कहा जाता है, महिला प्रधान घर परिवार कहा जाता है। उदाहरण के रूप में उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय, उत्तरी आंध्र प्रदेश का, उत्तरी आंध्र प्रदेश की कोलम जनजाति समुदाय, कोलम जनजातीय समुदाय में क्या है, महिला प्रधान, मतलब महिलाओं की क्या है, प्रधानता है। उसके बाद में परिवार लिंगवादी होता है। क्या होता है, परिवार लिंगवादी होता है। आज भी यही विश्वास है कि लड़का बुढ़ापे में अभिभावकों की सहायता करेगा। आज भी समाज के अंदर लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं भी लड़का है वो बुढ़ापे में क्या करेगा, परिवार या अभिभावकों की, अपने माता पिता की, मतलब दादा दादी की क्या करेगा, सेवा करेगा। लड़की विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी, इस तरह लड़कियों की अपेक्षा की जाती है। कन्या भ्रूण हत्या को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। 2001 की जनगणना के अनुरूप 1000 पुरुषों के पीछे 927 क्या थी, महिलाएं थी। और 2011 की जनगणना के अनुरूप 1000 लड़कों के पीछे 943 क्या है, लड़कियां हैं। समृद्ध राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब है। परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़ते व्यक्तियों का एक समूह है। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वह सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ते हैं। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को क्या कहते हैं, समरक्त नातेदार। विरक्त के माध्यम से जो हमारे नातेदार बने उसे क्या कहते हैं, समरक्त नातेदार, या उनको क्या कह सकते हैं, रक्त मूलक नातेदार। और विवाह के माध्यम से जो हमारे नातेदार बनेंगे उसे क्या कहते हैं, विवाह मूलक नातेदार। क्या कहते हैं उसे, विवाह मूलक नातेदार। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले ही चर्चा कर दी नातेदार पर। नातेदारी को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी। मर्डोक नामक समाजशास्त्री के अनुसार प्राथमिक का 8, द्वितीयक है 33, तृतीयक क्या है 151। उसके बाद में चर्चा करेंगे विवाह संस्था। विवाह को 2 वयस्क व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विवाह कहा जाता है। उसके बाद में है विवाह के विभिन्न स्वरूप। विवाह है उसके क्या क्या स्वरूप है, जिस तरीके से एकल विवाह है, बहु विवाह है, बहुपत्नी विवाह है, बहुपति विवाह है। तो विवाह के विभिन्न स्वरूप, विवाह के विभिन्न स्वरूप हैं। एक विवाह, बहु विवाह, एक विवाह और बहु विवाह। सबसे पहले चर्चा करेंगे एक विवाह पर। यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी रखने की अनुमति रखता है। क्या देता है, एक ही समय के अंदर एक ही साथी को रखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं, एक विवाह। बहु विवाह, यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक साथी रखने की क्या देता है, अनुमति देता है। एक से अधिक
जीवन साथी रख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह के अंतर्गत क्या आता है? बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। तो एक ही समय के अंदर एक पति अनेक पत्नियां रख सकता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह। और एक ही समय के अंदर पत्नी अनेक पतियों को रख सकती है, उसे क्या कहते हैं? बहुपति विवाह कहते हैं। ये जो बहुपति विवाह की प्रथा है वो खस और टोडा जनजाति समुदाय में क्या होती है? देखने को मिलती है। उसके बाद में है अंतर्विवाह, बहिर्विवाह। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह ऐसा विवाह जो अपनी ही जाति या समूह के अंदर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्विवाह कहते हैं। जैसे नाई जाति है, जाट जाति है, ये जो जाति है वो अपने ही समुदाय में शादी कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा? अंतर्विवाह। और बहिर्विवाह ऐसा विवाह जो अपनी जाति या समुदाय या गोत्र के अंतर्गत शादी न करके किसी अन्य मतलब बाहर से विवाह किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है कार्य और आर्थिक जीवन। कार्य और आर्थिक जीवन भी किस तरीके से श्रम का विभाजन किया जाता है, किस तरीके से हमें आर्थिक जीवन की प्राप्ति होती है। कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिनका उद्देश्य है मानव की आवश्यकता पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। जो व्यक्ति क्या कर रहा है? सवैतनिक, वेतन लेकर समाज की सेवा कर रहा है, उसे सवैतनिक कहते हैं। अवैतनिक, जो वेतन न लेकर समाज की सेवा कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक कहा जाता है। आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अत्यधिक जटिल श्रम में विभाजन, कार्य के स्थान में परिवर्तन, आधुनिक प्रौद्योगिकी में विकास, पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने, विशिष्ट कार्य के अनुसार वेतन, प्रबंधक द्वारा कार्यों का निरीक्षण, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना। राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू है, एक तो क्या है? शक्ति, और दूसरा क्या है? सत्ता। शक्ति और क्या है? सत्ता है। अब सबसे पहले शक्ति पर चर्चा करेंगे। शक्ति व्यक्तियों का समूह है द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। सत्ता, शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसमें वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। राज्य विहीन समाज ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव है। राज्य की संकल्पना, राज्य वहां विद्यमान होता है जहां सरकार का एक राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित शासन से है। नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के अधिकार, इसके अंदर नागरिक अधिकार है, तो नागरिक अधिकार के अंतर्गत क्या आ जाएगा? नागरिक अधिकार भाषण तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और दूसरा है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या आता है? चुनाव में भाग लेने का क्या है? अधिकार है। सामाजिक अधिकार, स्वास्थ्य लाभ, समाज कल्याण, बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकारी। उसके बाद में है धर्म। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने प्रस्तुत किया था? इमाइल दुर्खिम ने। धर्म के विषय में किसने चर्चा की है? इमाइल दुर्खिम ने, जिसने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। किसने? इमाइल दुर्खिम ने।
इमाइल दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहारों की एक ऐसी संक्षिप्त व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना से बांधती है, जो उसी प्रकार विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करती है। उसके बाद में है शिक्षा। शिक्षा शब्द है वो प्यारे विद्यार्थियों हमने पहले क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। किस पर? शिक्षा पर। शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से क्या शब्द बन गया? शिक्षा शब्द बन गया। शिक्षा शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो मतलब जो हमारे अंदर जो छिपी हुई चीज है उसको बाहर निकालने का काम कौन करती है? शिक्षा करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा है वो निरंतर जीवन भर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। शिक्षा को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो है औपचारिक शिक्षा और दूसरी क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा नियम कानून और अनुशासन में रहकर सीखी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जैसे प्यारे विद्यार्थियों आप स्कूल में आकर निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा निश्चित समय के द्वारा अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय है, ये इसके अंतर्गत शामिल है। अनौपचारिक शिक्षा जिसके अंदर नियम कानून और अनुशासन का कोई भी मतलब लागू नहीं होता, जिस तरीके से घर, पड़ोस, पारक, अपने समाज के माध्यम से हम कुछ न कुछ चीजें सीखते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। नागरिक उस सदस्यता से जुड़े अधिकार और कर्तव्य दोनों के साथ एक राजनीतिक समुदाय का एक सदस्य होता है। उसके बाद है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन पर चर्चा कर ली थी हमने। श्रम विभाजन किसका? इमाइल दुर्खिम का। कार्य का क्या करना? बंटवारा करना। सभी समाजों में श्रम विभाजन का कुछ प्राथमिकता रूप है। इसमें कार्यों की विशेषता शामिल होती है। विभिन्न व्यवसायों को एक उत्पादन प्रणाली के भीतर संयुक्त किया जाता है। औद्योगिकरण के विकास के साथ श्रम का विभाजन किसी भी प्रकार के उत्पादन प्रणाली की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। आधुनिक दुनिया में श्रम विभाजन का रूप अंतरराष्ट्रीय है। लिंग को समाज के बुनियादी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। व्यवहार के बारे में सामाजिक अपेक्षाएं प्रत्येक लिंग के सदस्यों के लिए उचित मानी जाती है। तो ये था हमारा क्या? श्रम विभाजन मतलब कार्य का बंटवारा। इसके अलावा धर्म के बारे में किसने वर्णन किया है? इमाइल दुर्खिम ने। तो हमने आज चर्चा की है सामाजिक संस्थाओं को समझना, जिसके अंदर परिवार है, नातेदारी है, विवाह है, कानून है, शिक्षा है। इन पर क्या की हमने? विस्तार पूर्वक चर्चा की है। विवाह के अंतर्गत जैसे अंतर विवाह है, बहिर्विवाह है, अपनी ही जाति समुदाय गोत्र के अंदर विवाह कर रहे हैं, अंतर विवाह। इन सब को छोड़कर कहीं बाहर विवाह कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? बहिर्विवाह। एकल विवाह, बहु विवाह। एक ही जीवन साथी चुनते हैं, एकल विवाह। एक से अधिक जीवन साथी चुनते हैं, क्या हो जाएगा? बहु विवाह। फिर है बहुपत्नी और बहुपति विवाह। तो एक पति एक से ज्यादा पत्नियां रखता है, बहुपत्नी विवाह। और एक पत्नी एक से ज्यादा पति रखती है, वो क्या हो जाएगा? बहुपति विवाह। जैसे खास टोडा जनजाति समुदाय के अंदर बहुपति विवाह की प्रथा देखने को मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।